Hello students, welcome back in our history class. Today I am going to continue our chapter French Revolution and our today's topic is the abolition of slavery. Students, one of the most revolutionary social reforms of the Jacobin regime was the abolition of slavery in the French colonies. सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिफॉर्म था जैकोबिन रिजाइम के समय का वो था अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, रास्ता कान, बेसिकली इन द फ्रेंच कॉलोनीज. द कॉलोनीज इन द कैरेबियन, मॉन्टेग्यू, ग्वाडलोप एंड सैन डोमिंगो वर important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee. But the reluctance of Europeans to go and work in distant, unfamiliar lands meant a shortage of labor on the plantation. बेटा जो कैरिबियन आइलैंड थे वो बेसिकली कॉलोनीज थे यूरोपियंस के, और वहाँ पर यूरोपियंस के द्वारा जाकर के वर्क करना एज अ लेबरर काफ़ी मुश्किल था क्योंकि डिस्टेंट प्लेसेस थे. बहुत जल्दी से यूरोपियंस जो थे वो इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते थे, तो ऐसे प्लांटेशन एरियाज में शॉर्टेज हो जाती थी लेबर्स की. तो दिस वाज मेड बाय अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका. तो इसका एक नया सिस्टम शुरू हुआ और वो सिस्टम कहलाया ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड. And this kind of triangular slave trade done between three major areas, and these areas are America, Europe and Africa. Right? So the slave trade began in 17th century. ये जो स्लेव ट्रेड की शुरुआत है ये 17th century में हुई थी. French merchants sailed from the ports of Bordeaux of Nantes and the African coast, where they bought slaves from local chieftains. Branded and shackled, the slaves were packed tightly into ships for the 3 months long voyage across the Atlantic to the Caribbean. आपको पता है स्थितियां कैसी होती थी उस समय? जो फ्रेंच मर्चेंट्स थे वो बेसिकली दो पोर्ट से, और पोर्ट्स का नाम था बॉर्डेक्स और नेंटीज, वहां से सेल करते थे अफ्रीकन कोस्ट की तरफ. फिर वहां से चीफियन, जो लोकल चीफियंस थे, उनसे ब्रांडेड और शैकल्ड स्लेव्स को लिया जाता था. उन्हें बहुत ही टाइटली पैक किया जाता था शिप्स में. 3 महीने की लंबी यात्रा के बाद वाटरवेज की तरफ से अटलांटिक होते हुए कैरिबियन आइलैंड पहुंचा जाता था. देयर दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन वर्कर्स, प्लांटेशन ओनर्स, और यहाँ पर इन्हें प्लांटेशन ओनर्स को बेच दिया जाता था. द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स फॉर शुगर, कॉफी, इंडिगो. और एक्सप्लॉयटेशन जो था स्लेव लेबर का ये इसलिए भी ज्यादा पॉसिबल था क्योंकि यूरोपियन मार्केट में कुछ चीज़ों की डिमांड बढ़ रही थी, और वो चीज़ें थी शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो. और इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन ज़रूरी था, और इसीलिए ये जो स्लेव्स थे इनका ट्रेड स्टार्ट हो चुका था. बेसिकली द पोर्ट सिटीज ऑफ बॉर्डेक्स एंड नेंटीज ओन देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू द फ्लरिशिंग स्लेव ट्रेड. तो ये जो दो आइलैंड्स हैं, ये जो दो पोर्ट्स हैं, ये काफी फेमस थे अपने फ्लरिशिंग स्लेव ट्रेड के लिए. तो थ्रू आउट द 18th century देयर वाज अ लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस. लेकिन धीरे धीरे ये जो स्लेव ट्रेड था इसको क्रिटिसाइज किया गया, करना शुरू हुआ, और 18th century से ये हल्का फुल्का क्रिटिसिज्म फ्रांस में नोटिस किया गया. द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट वेदर द राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज टू. 18th century में जो नेशनल असेंबली थी वहां पर डिबेट शुरू हो गई. डिबेट किसको लेकर के? राइट्स ऑफ मैन, लोगों के अधिकारों को लेकर के. बट इट डिड नॉट पास एनी लॉज. हालांकि डिबेट हो रही थी लेकिन इससे रिगार्डिंग कोई लॉज पास नहीं हुए. fearing opposition from businessmen whose income depended on the slave trade.
और क्यों नहीं लॉज पास हुए? क्योंकि नेशनल असेंबली भी डरी हुई थी उन बिजनेसमैन से जो उसमें इन्वेस्ट करते थे पैसा, क्योंकि बिजनेसमैन का जो ट्रेड था वो डिपेंड करता था स्लेव ट्रेड पर. So it was finally the convention which is 1794 legislated to free all slaves in French overseas possession. And this, however, turned out to be a short-term measure. 10 years later, Napoleon reintroduced slavery. तो 1794 में लेजिस्लेचर में स्लेव्स को फ्री करने का पोजीशन पास हुआ, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड तक रहा. 10 साल के बाद में नेपोलियन बोनापार्ट ने फिर से स्लेवरी को रीइंट्रोड्यूस कर दिया. प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू एनस्लेव अफ्रीकन निग्रोज इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट. नाउ स्लेवरी वाज फाइनली abolished in French colonies in 1848. लेकिन प्लांटेशन ओनर्स ने धीरे धीरे इन स्लेव्स के फ्रीडम को समझना शुरू किया, एनस्लेव करना शुरू किया, खासतौर से अफ्रीकन निग्रोज को. And at last, in 1848, in the French colonies, the slave trade is abolished. The slave trade was abolished. Right? Now the last topic of this chapter, the revolution and everyday life. Students, can politics change the clothes people wear, the language they speak, or the books they read? क्या politics लोगों के रहन सहन में, बोली विचार में बदलाव ला सकते हैं? क्या पॉलिटिक्स की वजह से लोग अपना कपड़े पहनने का ढंग, बात करने का तरीका या फिर पढ़ने लिखने के तरीके में बदलाव ला सकते हैं? So the years following 1789 in France saw many such changes in the lives of men. Cause political issues की वजह से, political circumstances की वजह से फ्रांस एक ऐसा देश निकला जिसने 1781 में ऐसे ही बहुत सारे बदलाव ऑब्जर्व किए, और ये बदलाव थे men, women और children सभी की लाइफ में. The revolutionary government took it upon themselves to pass laws that would translate the ideas of liberty, equality into everyday practice. रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो थी, इसने लॉ पास किए और बेसिकली वो लॉ डिपेंड करते थे आइडिया ऑफ लिबर्टी और इक्वालिटी पर, और इन्हें एवरीडे लाइफ में प्रैक्टिस करना है इन बातों पर. सो वन इम्पॉर्टेंट लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल. एक इम्पॉर्टेंट लॉ तो स्टॉर्म जब हुआ था बेस्टाइल का, जब बेस्टाइल के किले में आग लगाई गई थी, तभी आ गया था. इन द समर ऑफ 1789 was the abolition of censorship. और वो लॉ क्या था? abolition of censorship. अब यहाँ पर बात आती है कि censorship होता क्या है. censorship का मतलब होता है ban on media. If the government impose censorship, then it means the media is only used by the government. Public are not allowed to express their views by the help of media. Censorship का मतलब होता है कि किसी भी मीडिया का इस्तेमाल, जो भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इसका इस्तेमाल सिर्फ गवर्नमेंट करेगी अपने आइडियाज को, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए. आम लोगों के लिए मीडिया का बैन होना सेंसरशिप कहलाता है. लेकिन जब बेस्टाइल किले में आग लगाई गई तो 1789 में एक पहला लॉ पास हुआ, और वो लॉ था अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप, यानी कि सेंसरशिप को अबॉलिश किया जाए और ये जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो सबके लिए ओपन किए जाए. तो इन द ओल्ड regime, all written material and cultural activities, book, newspaper, plays could be published or performed only after they had been approved by censors of the kings. अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप से पहले क्या था कि कोई भी बुक अगर पब्लिश होती थी, कोई भी न्यूज़पेपर पब्लिश होता था, तो वो सिर्फ राजा की परमिशन से ही पब्लिश हो सकता था. नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजंस प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ स्पीच. लेकिन अब जब राइट्स ऑफ मैन और सिटीजंस प्रोक्लेम हो गया, डिक्लेरेशन हो गया फ्रीडम ऑफ स्पीच का, तो फिर ये एक नेचुरल राइट बन गया. न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स flooded the town of France. और इन सब का इम्पैक्ट क्या पड़ा? जब सेंसरशिप बैन हुआ
तो पूरा का पूरा फ्रांस जो था वो फ्लडेड हो गया, पूरे शहर भर गए, हजारों तरह के न्यूज़पेपर्स से, बुक से, पैम्पलेट वगैरह छपने लग गए, राइट। एंड रैपिडली इट ट्रेवल टू कंट्री साइड ऑल्सो। और सिर्फ शहर की बात नहीं है, शहर के आसपास के जो इलाके हैं जिन्हें हम कंट्री साइड कहते हैं, वहां पर भी इनकी पहुंच बढ़ती चली गई। तो दे ऑल डिस्क्राइब एंड डिस्कस द इवेंट्स एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। और लगभग हर किताबों में जो भी चेंजेस आ रहे थे, जो भी इवेंट्स होते थे फ्रांस में, उससे रिलेटेड बातें छपने लग गई थी, पब्लिश होने लग गई थी। फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑल्सो meant that opposing views of events could be expressed. Each side sought to convince the others of its position through the medium of print. So plays, songs, festive procession attracted large number of people, and this was one way they could grasp the identity with ideas and such as liberty or justice. So that political philosophers wrote about in the lengthened texts which only a handful of educated people could read. होता क्या था कि हर तरीके से जो मीडियम थे प्रिंट के, इन्होंने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन रखा। अब प्लेज वगैरह लिखे जाने लगे, गाने लिखे जाने लगे, फेस्टिव प्रोसेशंस लिखे जाने लगे, जो कि बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। और इसकी वजह से लिबर्टी, जस्टिस, ऐसे जो आइडियाज थे बेसिकली पॉलिटिकल फिलोसोफर्स के, उनको भी इन टेक्स्ट में जगह मिली और वो भी एजुकेटेड पीपल के द्वारा पढ़े जाने लगे, जिससे लोगों में आइडिया इमर्ज होने लगा। किस बात का आइडिया? कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब इंपॉर्टेंट है और ह्यूमन का राइट है उसको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना। तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर स्टार्ट पब्लिशिंग बाय द हेल्प ऑफ these kinds of mediums. Hope you understand. Now the conclusion of the chapter. So in 1804 Napoleon Bonaparte crowned himself Emperor of France. Earlier मैंने बताया था कि नेशनल असेंबली में जब आपस में लोगों के व्यूज नहीं मिले तो इसका फायदा एक व्यक्ति ने उठाया। One of the person called Napoleon Bonaparte crowned himself, और उसने अपने आप को राजा डिक्लेयर कर दिया। He set out to conquer neighboring European countries, disposing dynasties and creating kingdom where he placed member of his family. और इसने क्या किया? इसने नेबरिंग जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उसको डिस्पोज करना शुरू किया, डायनेस्टीज बनाई, अपनी किंगडम अपने बनाना शुरू किया और वहां पर अपने फैमिली मेंबर को प्लेस कर दिया। तो नेपोलियन saw his role as a modernizer of Europe. और उसने अपने आप को कैसे देखा? अपने आप को उसने यूरोप का मॉडर्नाइजर डिक्लेयर किया। एंड फॉर दैट ही इंट्रोड्यूस्ड मेनी लॉज सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज अ लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। और अपने इस आइडियाज की वजह से बहुत सारे लोगों ने उसे एज अ लिबरेटर देखना शुरू किया, क्योंकि इसने अपने शासन में काफी चेंजेस लेकर के आया। इसने डेसिमल सिस्टम की शुरुआत की, इसने प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन दिया, इसने वेट और मेजर्स का एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑर्गेनाइज कराया, राइट। बट सून द नेपोलियनिक आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। लेकिन जल्दी ही नेपोलियन की जो आर्मी थी वो इन्वेडिंग फोर्स के तौर पर लोगों को नजर आने लगी। एंड ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू। और ये फाइनली वाटरलू की लड़ाई में डिफीट हो 1815 में। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है बच्चों, इन विच बैटल द नेपोलियन बोनापार्ट डिफीटेड? तो इन द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815 नेपोलियन बोनापार्ट डिफीटेड, राइट। So many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to other parts of Europe had an impact on peoples long after Napoleon had left. लेकिन इसने जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे, इसने जो मेजर्स इंट्रोड्यूस किए थे रिवोल्यूशनरी आइडियाज के, लिबर्टी के, मॉडर्न लॉज के, वो बहुत लंबे समय तक लोगों की लाइफ को प्रभावित करते रहे। द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात कहें कि वर्ल्ड ने इस फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या सीखा, वर्ल्ड ने सीखा
इस रेवोल्यूशन से डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में, लिबर्टी के बारे में, कि डेमोक्रेटिक राइट्स ह्यूमन बीइंग के लिए क्यों जरूरी है, पीपल्स के लिए क्यों जरूरी है. So these spread from France to the rest of the Europe during the 19th century, where feudal system were abolished. धीरे धीरे ये सिस्टम जो था वो फ्रांस से यूरोपियन जो अदर नेशंस थे वहां तक कैरिड फॉरवर्ड हुआ, और फिर उनके जरिए, क्योंकि उस समय तक बहुत सारे एरियाज जो थे वो कॉलोनाइज थे, तो कॉलोनाइज पीपल रिवर्क्ड द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज इनटू देयर मूवमेंट टू क्रिएट अ सॉवरेन नेशन. और ऐसे ही बहुत सारे जो कॉलोनाइज्ड एरियाज थे वहां के लोगों ने भी इस आइडिया ऑफ फ्रीडम को अपनाया, बॉन्डेज सिस्टम को खत्म करने की कोशिश की. टीपू सुल्तान एंड राम मोहन रॉय आर टू एग्जांपल्स ऑफ इंडिविजुअल who responded to the ideas coming from revolutionary France. और हमारे इंडिया में राजा राम मोहन रॉय और टीपू सुल्तान ऐसे ही वो दो इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने रिवोल्यूशनरी फ्रांस का आइडिया इंडिया में इंट्रोड्यूस किया और अपने देश में कोशिश की कॉलोनाइजेशन को खत्म करने की, and to achieve freedom. And 1947 finally we achieved our freedom. Hope you understand the entire topic. सारी कहानी आपको अच्छे से समझ आ गई कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कहां से शुरू हुआ और उसने किस तरीके का इम्पैक्ट सारी दुनिया पे छोड़ा. फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले अधिकतर जो कंट्रीज थी बेटा मोनार्की सिस्टम में कन्वर्टेड थी या फिर कहीं कहीं पर डिक्टेटरशिप भी था, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन ही वो रेवोल्यूशन है जिसने लिबर्टी की बात कही, लॉस की बात कही और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया, जिसने फेडरल गवर्नमेंट का सिस्टम दिया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी वाला पैटर्न दिया. तो ये सब किसकी देन है? फ्रेंच रेवोल्यूशन की. सो होप यू अंडरस्टैंड एंटायर टॉपिक वेल. Now thank you and have a nice day.